प्रिय बंधुओं, कल दोपहर से अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। काफ़ी तेज़ फीवर रहा, अभी भी थोड़ा है। इसलिए मैं आज प्रत्यक्ष रूप से वीडियो में आपके सामने नहीं हूँ। मैंने सोचा बेताल की तरह मैं कहानी बताने का सिलसिला जारी रखूं। आज जिस केस की मैं चर्चा करने वाला हूं, यह केस पटना से है। यह केस 2/7/99 का है, 2/3/7/99 का। 2 तारीख को एक गौतम सिंह नाम का लड़का और शिल्पी जैन नाम की लड़की दोनों गाड़ी में निकले और 3 तारीख को सुबह करीब 6 बजे के आसपास वो एक एमएलए के घर के गैरेज में एक मारुति गाड़ी में मृत पाए गए। पुलिस आई, इनक्वेस्ट हुआ और उसमें उन्होंने पाया कि दोनों ये शिल्पी जैन जो 22 साल की थी और गौतम सिंह जो 27 साल के थे, वो मारुति कार की बैक सीट पर मृत पड़े हैं। गौतम सिंह बिल्कुल नग्न है और शिल्पी जैन ने गौतम सिंह की टी-शर्ट पहनी हुई है। दोनों मृत हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और दोनों बॉडीज को पटना मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहाँ पे दोनों का पोस्टमार्टम उसी दिन हुआ, 3/7 को। पोस्टमार्टम डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया, जो कि उस वक्त पटना मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर की पोजीशन पे कार्यरत थे। उन्होंने लिखा, जैसा कि फोटोग्राफ्स में भी विजिबल था, दोनों की शरीर पर कोई चोट नहीं थी। किसी तरह के ऐसे निशान नहीं थे जो इंगित करते हों कि कोई स्ट्रगल या कुछ ऐसा हुआ हो। और पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने कॉज ऑफ डेथ को पेंडिंग रखा, क्योंकि उन्होंने विसरा प्रिजर्व किए थे केमिकल एनालिसिस के। विसरा की रिपोर्ट दोनों की, विसरा जो है वो FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिए गए थे और उसका कंक्लूजन रिपोर्ट आने के बाद ही किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने कोई भी अपना ओपिनियन उस वक्त नहीं दिया, इसको पेंडिंग रखा। हालांकि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स लिखी थी। एक थी कंजेशन और दूसरा स्टमक में चॉकलेट कलर का फ्लूइड और गार्लिक स्मेल।
जो दोनों की बॉडी के अंदर प्रेजेंट था। कुछ समय बाद विसरा की रिपोर्ट आ गई और उसमें एफएसएल ने लिखा कि एल्यूमिनियम फास्फाइड पॉइजनिंग पॉजिटिव है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के संबंध में उन्होंने लिखा कि उन्होंने टिश्यूज और स्टमक फ्लूइड से एक्सट्रैक्ट निकाल के टेस्टिंग की है जो नेगेटिव है। और अंत में उन्होंने लिखा कि क्योंकि सैंपल जो चाहिए वो हमें नहीं दिया गया है, इसलिए रिपोर्ट को उन्होंने इनकंक्लूसिव लिखा। अब क्योंकि रिपोर्ट एल्यूमिनियम फास्फाइड के लिए, जिसको जनरली भाषा में सेल्फोस कहा जाता है, वो पॉजिटिव थी, तो डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने कॉज ऑफ डेथ एल्यूमिनियम फास्फाइड रखा। इसके बाद इस केस ने मीडिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और देश के सारे न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि ये एक एमएलए के गैरेज में मिली थी उनकी गाड़ी, तो इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास चल पड़ा। कभी लालू यादव को तो कभी उनकी वाइफ के फैमिली को, तरह तरह के लोगों ने उसमें आरोप लगाने शुरू कर दिए और ये केस एक आम लोगों की बातचीत का विषय बन गया। अक्सर हमारे यहाँ ये परंपरा है कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो हर आदमी अपनी एक नई थ्योरी के साथ सामने आता है। वही काम मीडिया ने किया। नई नई कल्पनाएं, परिकल्पनाएं, थ्योरीज बना करके उन्होंने लोगों के सामने परोसना शुरू कर दिया। अब तक भी परोसी जा रही हैं। मीडिया की ये बात मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है कि किसी के गम को, तकलीफ को आप अपने लिए कैश करें बिना उसको समझे और बिना उसके जाने। और न राजनीतिकों का भी यह बात मेरे को समझ में आती है कि इस तरह की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होकर के और आरोप प्रत्यारोप लगाना या ऐसी बात भी करना या मीडिया को उकसाना, यह सब बहुत गलत है। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो पॉलिटिशियन लोग ही जाने और उन्हीं का ही ये काम है, धंधा है। खैर, इस केस को फाइनली बहुत अधिक कहानियां बनने के कारण, एलिगेशंस लगने के कारण सीबीआई में रेफर किया गया और सीबीआई ने मेरे को 2002 में कांटेक्ट किया। 20/1/2002 को 2 में एम नारायणन साहब, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे सीबीआई के, उन्होंने मेरे को पत्र लिखा कि इस तरह से ये केस है और इसमें मुझे क्या क्या आइटम भेज रहे हैं, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स थी, अरविंद कुमार सिंह का, जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनका ओपिनियन था, एफएसएल की रिपोर्ट थी और 16 कलर्ड फोटोग्राफ सीन ऑफ क्राइम के जो थे वो उन्होंने भेजे और उसके साथ एक ब्रीफ फैक्ट्स का जो पैरा है वो भी बना के मेरे को भेजा। मैंने रिसीव किया और अकॉर्डिंगली उनको लिखा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेरे को
कि मैं पटना में विजिट करके और उस जो गैरेज का निरीक्षण करके और ये डिस्कस करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है, मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूं। मैं 20 जनवरी को ही पहुंच गया 2002 को पटना पहुंच गया। पटना में हमने सबसे पहले डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से मुलाकात की। उन्होंने जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स थी वो मुझे एक्सप्लेन किए, और वहीं सीबीआई के लोग जब आ गए तो उनसे बात करके हमने कहा कि नेक्स्ट डे यानी कि 21 को हम मौके का निरीक्षण करेंगे। अकॉर्डिंगली सीबीआई ने सारा अरेंजमेंट कर दिया और हम अरविंद कुमार सिंह उनको लेके और मौके पे पहुंच गए। वहाँ फोटोग्राफ देखे गए, उसकी सिचुएशन देखी गई। ये एकदम विदाउट विंडो एक गैरेज था, जिसका फाटक बंद कर देने पर, मेन फाटक जो बंद कर देने के बाद, वहाँ पे किसी तरह का हवा अंदर आने का कोई जरिया नहीं था। इस बात को देखते हुए और बाकी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने पहला तो नतीजा ये निकाला कि जो कुछ हुआ है वो कंसेंसुअल है, यानी कि कंसेंट से है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी से हुआ है, दोनों की मर्जी से हुआ है। क्योंकि कोई किसी प्रकार की एक्सटर्नल इंजरी, एक खरोंच भी शरीर पे नहीं है। और जो लड़का है उसका पूर्ण रूप से नग्न होना और उसकी जो टी शर्ट है वो लड़की ने पहन रखी है, वो बिल्कुल इंडिकेट करता है कि दोनों वहाँ पे नग्न अवस्था में रहे हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। इसको कंफर्म करने का प्रश्न था, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज में जो टेस्ट हुए उसमें ये स्पर्मेटोजुआ लड़की के जो स्वाब दिए गए थे और जो कपड़े थे उसमें नेगेटिव आया था। इसको फिर CDFD हैदराबाद भेजा गया, जहाँ पे परीक्षण हुआ। उन्होंने रिपोर्ट दी कि हम DNA टाइपिंग तो नहीं बता सकते, पर निश्चित रूप से यह सेमिनल स्टेन है, ये हम कह सकते हैं। एक टेस्ट होता है डिफरेंशियल लाइसिस, उसके द्वारा आप इतना ही कह सकते हैं कि ये सेमिनल स्टेन्स हैं, लेकिन उसके आगे उसमें इतना DNA एनफ नहीं होता कि आप उससे DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकें और ये कह सकें कि साहब ये जो गौतम सिंह हैं उन्हीं का सीमन है। लेकिन सीमन की प्रेजेंस इस तरह से एस्टेब्लिश हो गई, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि शिल्पी जैन ने और वो जो लड़का गौतम सिंह है उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी, और जो उन फोटोग्राफ से भी बड़ी जाहिर थी, फोटोग्राफ मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो फोटोग्राफ नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन उनसे साफ जाहिर था कि दोनों ने सेक्सुअल एक्टिविटी की है। दूसरा फैक्टर उसमें यह था कि सेक्सुअल एक्टिविटी भी की है और
ये मर्जी से है, उसमें कोई दबाव या किसी का वो नहीं है, क्योंकि इस तरह से एकांत में आना, गाड़ी में आना, गाड़ी को पार्क करना और फिर दरवाज़ा बंद कर लेना, और फिर दोनों के कपड़ों की जो स्थिति थी उस सब को देख करके ये बहुत जाहिर था कि दोनों ने अपनी मर्जी से कंसेंट के साथ ये सेक्सुअल एक्टिविटी की है, और दोनों कंसेंट के साथ में इस गैरेज में आए हैं अपनी मारुति गाड़ी में। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता था कि इसमें कोई किसी तरह का दबाव, प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या कोई किसी भी तरह का कोई वायलेंस इसमें यूज़ नहीं गया है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से था। लेकिन मीडिया कहाँ बंद होने वाला था, वो तो अपनी कहानियाँ चलाते रहे, आज तक भी चला रहे हैं। ये मैं कहानी भी इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कल ही 2022 के एक न्यूज़पेपर में इस पूरी कहानी को रिप्रोड्यूस किया हुआ था, वो देखा। खैर, अब क्वेश्चन था कि उनकी डेथ कैसे हुई। उनकी डेथ के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते थे। एक कारण ये कि वो दोनों उस गाड़ी में आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा बंद कर लिया, एसी ऑन कर दिया, दरवाज़ा सामने का बंद कर दिया। अब कमरे में कहीं से भी ऑक्सीजन आने की संभावना नहीं है। आप अगर ऐसी परिस्थिति में अपनी गाड़ी को ऑन कर देते हैं और एसी ऑन कर देते हैं, जो कि ऑन था, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट से, बिकॉज काफ़ी देर तक तो कार्बन मोनोऑक्साइड उस रूम में, कमरे में जहाँ पे गाड़ी पार्क की गई है वहाँ पे जमा होती रहेगी, पर जैसे ही उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कमरे में, तो वो जो कैबिन है गाड़ी की उसमें आना शुरू हो जाती है। और उसमें आने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे बड़ी बात यह कि इसकी कोई गंध नहीं होती, कोई दुर्गंध नहीं होती। और जब आदमी को पता चलता है कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है, तो वो अपने शरीर पर कंट्रोल खो चुका होता है। अगर वो उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर भी आना चाहता है तो नहीं आ सकता। इसी कारण बहुत से लोग जो सर्दियों में अंगीठी लगा के कमरे में छोड़ के सो जाते हैं, पूरे परिवार के परिवार उसमें मरे हुए मिलते हैं, क्योंकि उसमें से कोई जग भी गया तो उसमें इतनी ताकत नहीं रहती, सारा पैरालाइज हो जाता है बॉडी, कि वो उठ करके दरवाज़ा खोल सके। और बड़ी दुखद डेथ होती है, क्योंकि उन सबको पता होता है कि अगर उठ के, जिनकी आँख खुल गई, कि उठ के अगर दरवाज़ा खोल दें तो बच जाएंगे, लेकिन वो उठ के जा नहीं सकते। खैर, दूसरी संभावना ये थी, इसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही थी। दूसरी संभावना ये थी कि भी दोनों शायद शादी करना चाहते हो, या जो उनका बीच में आपस में था वो तो वो लोग जाने, वो तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कि किसी कारणवश उन्होंने सुसाइड किया, दोनों ने। और कोई तीसरी संभावना का प्रश्न ही नहीं उठ रहा था उस मौके को देख के, गाड़ी को देख के, गैरेज को देख के, और जिन परिस्थितियों में उनकी बॉडीज गाड़ी के अंदर पाई गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए, गैस्ट्रिक कंटेंट्स को कंसिडर करते हुए, और जो डिस्क्लेरेशन ऑफ बॉडी था उस सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, इन 2 के अलावा कोई तीसरी संभावना नहीं थी। मेरा विचार कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा था, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केस देखे थे दिल्ली में भी और कई जगह उस वक्त, क्योंकि लोग जो नई नई ऐसी गाड़ियाँ मारुति की आई, सो उत्सुकतावश बहुत से लोग एसी को चला करके बंद स्पेस में गाड़ी ऑन करके बातचीत करते रहते थे, या कोई सोने की कोशिश करता था, तो अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड से मृत्यु हो जाती थी। ये एक एस्टेब्लिश्ड नॉर्मल फिनोमेना था। लेकिन जो लेबोरेटरी से टेस्ट आया, हम अपनी कल्पना परिकल्पना क्लिनिकल एनालिसिस कर सकते हैं,
लेकिन जो केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट है फाइनली उस चीज़ को वही सिद्ध करती है। यह एक विवेचना, वो जो विवेचना फाइनली होती है वो लैब ही करेगी। हमारे टेस्ट सब्जेक्टिव हैं। कहीं कहीं किसी परिस्थितियों में जब बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, सारे हमको साइन मिल रहे होते हैं, तो हम केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट को ठुकरा सकते हैं या उनको वापस लिख सकते हैं, लेकिन या दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन नकारात्मक नहीं कर सकते। हालांकि मैंने खुद अपना एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें मैंने एल्यूमिनियम फॉस्फेट टेस्ट को बिल्कुल ही बेकार बताया है, अनुपयोगी बताया है, और जिसमें क्योंकि एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है वो टेस्ट करते हैं फास्फाइड का, और फास्फाइड जो है वह डीकम्पोजिशन में जब टिश्यू का ऑटोलाइसिस होता है, डीकम्पोजिशन होता है, तो उसमें भी ये गैस प्रोड्यूस होती है। और कोई दुनिया पर किसी पास ये मेथड नहीं है डिफ्रेंशिएट करने का कि साहब ये गैस पुट्रीफैक्शन से या डीकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुई है या किसी ने खाई है। तो इसलिए वो संभव नहीं हो पाता। उनको टेस्ट पॉजिटिव मिला, उन्होंने एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखा। अब वो कंपल्शन है हमको मानने का कि हाँ भी एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, तो उसको आप नेगेट नहीं कर सकते। हालांकि मेरा पेपर है, लेकिन जब तक कोई अल्टरनेटिव टेस्ट डेवलप करके जो केमिकल एनालिसिस का मैनुअल है उसमें रिप्लेस नहीं करते, तब तक वही टेस्ट वैलिड होगा जो अभी किया जा रहा है। आज तक भी वही टेस्ट करते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट का, यानी कि खाली फॉस्फेट देखने का, इसको पॉजिटिव करने के लिए। हालांकि मैं बहुत दिनों से अब एक्टिव संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन मेरे मित्र लोग बताते हैं कि वही टेस्ट अभी तक चल रहा है। तो ये तो एक एकेडमिक विषय हुआ, इसका कोई केस के इन्वेस्टिगेशन से लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे उसमें जो प्रोबेबिलिटी जा रही थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तरफ ज़्यादा जा रही थी। लेकिन अब टेस्ट एल्यूमिनियम फॉस्फेट के लिए पॉजिटिव आया है, तो वही मानना पड़ेगा उसको, उसके मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बिल्कुल उन्होंने नकारा नहीं, केमिकल एनालिसिस वालों ने नकारा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि इट्स इनकंक्लूसिव। वो इस कंक्लूजन पे पहुंच कर नहीं कह सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जो कुछ भी अगर पॉजिटिव भी होता तो सिर्फ बजाय सुसाइडल डेथ के उसको एक्सीडेंटल डेथ कह दिया जाता, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। कि अब दो ही डेथ्स पॉसिबल थी, या तो सुसाइडल है या फिर एक्सीडेंटल है। तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉजिटिव आता तो उसमें डेथ एक्सीडेंटल हो जाती, उससे कोई नेचर ऑफ डेथ नहीं बदलने पड़ा था। और वैसे सुसाइडल, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉस्फेट तो सिर्फ आदमी कंज्यूम ही कर सकता है, खुद कंज्यूम कर सकता है, एक्सीडेंटल होने की चांसेस बहुत कम है। होती हैं कभी कभी, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस कि किसी ने इसके एल्यूमिनियम फॉस्फेट की टेबलेट्स कमरे में डाल दी और उनके फ्यूम्स धीरे धीरे उठते रहे, और आदमी, एक दो केसेस ऐसे देखे हैं हमने, जहाँ गलती से उन्होंने एक पैकेट खोल कर रख दिया और जो आदमी सो रहा था उस कमरे में, वो क्योंकि ऑपरेट होती है वो गोलियों से, तो उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा कंटेनर नहीं मिला था जिससे कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसको सेल्फोस कहते हैं, न ही उसकी गोलियों का कंटेनर, गोलियों का रैपर मिला, और न ही कोई कंटेनर मिला जिसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट वो वहाँ लाए हो। लेकिन वो पॉजिटिव है, इसलिए आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है इसके कहने के कि हाँ ये सुसाइडल डेथ है, इसलिए उसको सुसाइडल डेथ माना गया। जबकि संभावनाएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की है, पर वो मैंने जैसे कहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती तो भी एक्सीडेंटल डेथ होगी। उन दोनों की प्रेजेंस वहाँ पे जो है, उन दोनों का उस गैरेज तक पहुँचना और वहाँ पे कमरा उसका बंद करके गाड़ी एसी चला करके और दोनों का नग्न अवस्था में पाया जाना, ये काफ़ी है सारी कहानी को कहने के लिए। इस तरह से इस केस को हम लोगों ने कंक्लूड किया, और बाद में सीबीआई ने उस पूरे केस को, जो हमारे ओपिनियन सब दिए हुए थे, उन सब को पब्लिक में इतना कमोशन था,
बिहार में उस वक्त, और दूसरी जगह उसको एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में पूरी हमारी रिपोर्ट को उन्होंने अखबार में निकाला, जिससे कि पब्लिक ओपिनियन कुछ शांत हो सके और वो कन्विंस हो सकें कि साहब ये सुसाइडल या एक्सीडेंटल डेथ थी। ठीक है ना। सुसाइडल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सपोर्टेड बाय केमिकल एनालिसिस वो सुसाइडल डेथ ही थी, लेकिन अगर एक्सीडेंटल भी होती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। दोनों की वहाँ पे अपनी मर्जी से वो लोग गए हैं उस गैरेज में। हाँ, गैरेज पे क्यों गए वो एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उनकी मृत्यु का सवाल है वो बिल्कुल एक्सीडेंटल या सुसाइडल थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया वहाँ पे गाड़ी में, इसी इंटेंशन से गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, किसी के दबाव में नहीं। ऐसा हम लोगों का ओपिनियन था। धन्यवाद। फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ।